नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुस्तक देश की बात सखाराम गणेश देवुस्कर जी ने लिखा है, उसका एक अंश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है किसानों का सर्वनाश। अपनी जाति का हो या पराई जाति का, स्वदेशी हो या परदेशी, असल में राजा जनसाधारण का एक प्रतिनिधि मात्र है। राजा का प्रधान कर्तव्य है समाज के प्रतिनिधि रूप में दुष्टों का दमन करना, भलों की रक्षा करना, समाज के लोगों की धर्मनीति और धन संपत्ति बढ़ाना तथा अन्यान्य उपायों से जनसमाज में सुख और शांति बढ़ाने का प्रयत्न करना। यह कर्तव्य करने में बहुत खर्च की आवश्यकता है। इसी खर्च के लिए राजा प्रजा से कर लेता है। प्रजा भी सुख शांति की आशा से राजा को आनंद पूर्वक कर दिया करती है। एक गुना कर लेकर राजा ऐसी सुव्यवस्था के साथ उसका खर्च करता है कि प्रजा उससे 1000 गुना अधिक उपकृत होती है। इसी से कविकुल गुरु कालिदास ने आदर्श नरपति दिलीप के गुण वर्णन करने के समय कहा है, प्रजा का इस प्रकार मंगल किया करते हैं। इसी से तो हमारे शास्त्रों में राजा को देवता के अंश से उत्पन्न माना गया है। कहा गया है कि देवता के समान राजा की भक्ति किया करे। इसी से राजा की मृत्यु होने पर प्रजा विप्लव के भय से घबरा जाती है, दूसरे राजा के सिंहासन पर बैठने तक त्रस्त रहती है। नए राजा के सिंहासन पर बैठकर प्रजा पालन का भार ग्रहण करने पर लोगों की चिंता दूर होती है। लोक यात्रा करने की राह निर्विघ्न हुई देखकर प्रजा आनंद जताती है। नए राजा के अभिषेक के समय प्रजा के आनंद प्रकाश करने का कारण यही है। अराजक अवस्था में यदि शांति भंग का भय न होता तो नए नरपति के अभिषेक को प्रजा उत्सव कहती या नहीं, इसमें संशय है। राजा के जन्म मृत्यु के साथ प्रजा के सुख दुख का जब तक संबंध रहेगा तब तक प्रजा राजा के मरने पर दुख और नए राजा के सिंहासनाधीश होने पर आनंद मनाया करेगी। सारांशतः राजा जनसाधारण का प्रतिनिधि है। समाज के प्रतिनिधि रूप में उसे दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करना पड़ता है। शासन पालन और सुख समृद्धि की आशा से प्रजा राजा को कर दिया करती है। इसी से करग्राही राजा प्रजा का धनरक्षक नाम से सभ्य समाज में परिचित होता है। राजकोष में जो धन जमा होता है उस पर राजा का अधिकार बहुत ही कम होता है। वह प्रजा साधारण की संपत्ति होता है। राजा प्रजा की वह संपत्ति प्रजा के कल्याण के लिए खर्च करने में धर्म से बंधा है। सभ्य देश और सभ्य समाज के कल्याण के लिए सभ्य देश और सभ्य समाज का यही नियम है। सुसभ्य ब्रिटिश राज में तो यह नियम अत्यंत प्रबल है, पर हम लोगों के दुर्भाग्य के कारण राजपुरुषों के दोषों से उस नियम का यहाँ अच्छी तरह पालन नहीं होता। भारत सरकार इंग्लैंड की वह उत्तम नीति छोड़कर अत्यंत धन लोभ से अंध-बन प्रजा से अधिक कर लिया करती है। खर्च के समय मनमाना अनुचित खर्च भी किया करती है। वह प्रजा के मंगल अमंगल की ओर पूरी नजर नहीं रखती। इस देश में राजधर्म बहुत प्रकार से लंघित हुआ करता है। अपव्यय की स्थानांतर में आलोचना की जाएगी। अत्यधिक कर लेने से भारत के किसान धन बल में अत्यंत हीन बनकर दुर्गति के गहरे खंडक में गिर पड़े हैं। यहाँ अति संक्षेप उसकी आलोचना की जाती है। श्रीयुत रमेश चंद्र दत्त ने दिखाया है कि हिंदू और मुगलों के समय प्रजा से जिस हिसाब से कर लिया जाता था, आजकल ब्रिटिश राज में किसान के अत्यंत बलहीन हो जाने पर भी उससे अधिक लिया जाता है। केवल यही नहीं, आजकल भूमि कर एक बंगाल के सिवाय समस्त भारतवर्ष में बराबर बढ़ाया जा रहा है। अधिक कर देने के कारण ही लोग दरिद्र हो गए हैं। पर कर कब बढ़ाया जाएगा,
इसका कुछ भी ठिकाना न रहने के कारण जमीन का बहुत नुकसान होता है। राम सोचता है इस जमीन का कर आज 10 रुपए है और कल 12 हो जाएगा, तब तो मैं इसे रख न सकूंगा। तब शाम लेगा तो फिर मैं क्यों बेकायदा मेहनत कर जमीन की उन्नति करूं। इससे देश की जमीन दिन ब दिन खराब होती जाती है। दूसरी ओर सरकार को इस देश की जमीन की उन्नति करने की कुछ चेष्टा करते देखने से किसान सोचने लगता है सरकार 1-2 वर्ष केवल सामान्य उन्नति दिखाकर सदा के लिए कर बढ़ा देगी। इसी मतलब से वह किसानों से इतनी सहानुभूति दिखा रही है। इसी भय से किसान जमीन की उपज बढ़ाने का साहस नहीं करते। जिस देश की प्रधान आय जमीन की उपज ही है, उसके लिए इससे बढ़कर और भयंकर अवस्था क्या हो सकती है। रमेश बाबू ने और भी दिखाया है कि सन 1793 से सन 1822 तक सरकार ने बंगाल के जमींदारों से कर के रूप में प्रति सैकड़ा 90 रुपए और उत्तर भारत में प्रति सैकड़ा 80 रुपए वसूल किया है। मुगलों के समय भी राजस्व का दर यही था, पर वे जितना कर बैठाया करते थे उतना कभी वसूल नहीं करते थे। वे प्रजा के सिवाय शिल्प वाणिज्य आदि की उन्नति करने की बराबर चेष्टा किया करते थे। महाराष्ट्रीय भूपति गण भी राजस्व वसूल करने में अधिक कठोरता नहीं करते थे, पर अंग्रेज जो कर बैठाते हैं कौड़ी कौड़ी वसूल कर लेते हैं। बंगाल के अंतिम नवाब ने सन 1764 में अर्थात अपने राज्य के अंतिम वर्ष में प्रजा से 81,75,530 रुपए वसूल किए थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राज्य पाकर अंग्रेजों ने जिस कठोर नीति का अवलंबन किया था, उससे सन 1794 में राजस्व का परिणाम वार्षिक 2,68,00,000 रुपए हो गया। सन 1802 में अवध के नवाब से अंग्रेजों को इलाहाबाद तथा और कई जिले मिले। मुसलमान नवाब के समय इन जिलों का भूमि कर 1,33,23,470 रुपए स्थिर किया गया था। नवाबगण इसमें से कितना वसूल करते थे और कितना छोड़ देते थे, उसका ठीक पता नहीं लगता, पर अंग्रेजों ने 3 ही वर्षों में इन जिलों से 1,68,23,090 रुपए की वार्षिक आय कर ली। अंग्रेजों ने मद्रास में जब पहले भूमि कर ठीक किया, उस समय वहां के लोगों को कुल उत्पन्न का आधा सरकार को देना पड़ता था। सन 1817 में महाराष्ट्र राज्य अंग्रेजों के हाथ लगा। उस समय इसके राजस्व का परिणाम 80 लाख रुपए था। कुछ ही वर्षों के बाद अंग्रेज उसी जमीन से 1,50,00,000 वसूल करने लगे। तब से महाराष्ट्र में बराबर जमीन की लगान बढ़ रही है। पाठक यह न समझे कि अंग्रेजों के राज में प्रजा के आर्थिक अवस्था की उन्नति होने से या खेती की उपज बढ़ने से यह कर बढ़ा है। वसूल के काम में अंग्रेज अधिकारियों की निर्दयता ही इसका प्रधान कारण है। बिशप हिवर ने समूचे भारतवर्ष का भ्रमण कर सन 1826 में लिखा था, नो नेटिव प्रिंस डिमांड्स दैट रेंट दैट वी डू, अर्थात कोई भी देशी राजा प्रजा से हम लोगों से अधिक कर नहीं लेते हैं। कर्नल ब्रिग्स ने सन 1830 में लिखा था, a land tax like that which now exists in India, professing to absorb the whole of the landlord's rent, was never known under any government in Europe or Asia. अर्थात भारत के वर्तमान कर के समान एशिया या यूरोप का कोई भी राजा इतना अधिक राजस्व जमींदार की प्रायः समस्त आय कभी वसूल नहीं करता। इस विषय में उस समय के और भी कई विद्वान अंग्रेजों की उक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं, पर भारत सरकार यह बात स्वीकार करना नहीं चाहती। उन लोगों की राजस्व नीति के दोष दिखाकर रमेश बाबू ने और भी जो निबंध लिखे हैं, उनके उत्तर में
लॉर्ड कर्जन बहादुर ने सन 1902 की 16वीं जनवरी को सरकारी मंतव्य में लिखा था, हिस्टोरिकली इट owes its immediate origin to practices inherited from the most decadent period of native rule। अर्थात इतिहास की आलोचना कर देखने से मालूम होगा कि भारत सरकार की राजस्व नीति ने 18वीं शताब्दी के पतनशील देशी राजाओं की राजस्व नीति का ही अनुकरण किया है। कहिए अब बिशप हीबर, कर्नल ब्रिग्स प्रभृति लोगों के लिखने पर विश्वास करें, जिन्होंने अपनी आंखों देखी उस समय के किसानों की अवस्था लिखी है, या इतने दिन बाद कल्पना के जोर पर लॉर्ड कर्जन जो बात कह रहे हैं उस पर विश्वास करें। इस समस्या की मीमांसा कौन करेगा? जो भी हो, पर राजस्व के वसूल करने में कैसी निष्ठुरता बरती जाती थी, उसका उल्लेख सरकारी कागजातों में ही पाया जाता है। सन 1769 में बंगाल में अकाल पड़ने की संभावना हुई थी। शस्य और अन्न बराबर महंगा होने लगा। इतने पर भी कर वसूल करने में राजपुरुषों ने उस समय खूब दक्षता दिखाई। हंटर साहब के एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल नामक ग्रंथ के 21वें पृष्ठ पर लिखा है, द रेवेन्यूज वर नेवर सो क्लोजली कलेक्टेड बिफोर। पहले ऐसी कठोरता के साथ कभी राजस्व वसूल नहीं किया गया था। दूसरे ही वर्ष बंगाल में घोर अकाल पड़ा। राजपुरुषों ने विलायत में कर्तु पक्ष को लिखा, यहाँ बेशुमार आदमी भूखे मर रहे हैं। भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जिससे लोगों के कष्ट का वर्णन किया जाए। खूब उपजाऊ पूर्णिया जिले में भी इन कई महीनों में 1/3 आदमी मर गए हैं। पर आनंद की बात यह है कि इससे पहले जितनी सोची थी उतनी राजस्व की हानि नहीं हुई। उनकी मूल उक्ति का शेषांश इस प्रकार है, बट वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म द कलेक्शंस हैव फॉलन लेस शॉर्ट देन वी सपोज्ड दे वुड। सन 1771 में भी अंग्रेजों ने राजस्व बढ़ाया। उस समय यहाँ के राजपुरुषों ने विलायत के कर्तु पक्ष को लिखा था, notwithstanding the great severity of the famine and the great reduction of the people, thereby some increase has been made in the settlement both of the Bengal and the Bihar provinces for the present year। अर्थात भयंकर दुर्भिक्ष और लोक क्षय होने पर भी इस वर्ष बंगाल और बिहार का राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसी दुर्भिक्ष में प्रायः 10 लाख बंगाली मरे थे। इस घोर संकट के समय प्रजा का कर कम करने के बदले अंग्रेजों ने उसे पहले से भी अधिक बढ़ा दिया। वारन हेस्टिंग्स की बात से ही मालूम होता है कि the collection of the year 1771 exceed even those of 1768। सन 1977 का राजस्व सन 1768 के राजस्व से भी बढ़ गया था। वारन हेस्टिंग्स के हर साल नया बंदोबस्त कर राजस्व वसूल करने के कारण बंगाली जिस तरह पीड़ित हुए थे वह इतिहास पाठकों से छिपा नहीं है। सौभाग्यवश लॉर्ड कॉर्नवालिस के चिरस्थायी बंदोबस्त करने से बंगालियों ने घोर अत्याचार के हाथ से अव्याहति पाई। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, और यदि कोई राय या सुझाव देनी हो तो मुझे जरूर लिखें। धन्यवाद।